देश के उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि उनकी जीत को लेकर संशय है, इसके बावजूद अपना प्रत्याशी उतारने की क्या वजह है, इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रस्तावना के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल से खास चर्चा की। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं समन्वय संपादक अभयानंद शुक्ल जी, जिनसे आज के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। आप सबको पता है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है, जिसके लिए एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि वर्तमान में अभी तक महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, और बी सुदर्शन रेड्डी को इंडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इस राष्ट्रपति चुनाव में क्या समीकरण होने वाले हैं, जबकि ये माना जा रहा है कि एनडीए की जो सदस्य संख्या है लोकसभा और राज्यसभा में वो इतनी है कि वो आसानी से अपने उम्मीदवार को चुनाव जिता ले जाएंगे। उसके बावजूद विपक्ष ने एक प्रत्याशी अपना उतारा। अभयानंद जी, आखिर क्या है, क्यों उतारा गया है यह प्रत्याशी? दरअसल पीयूष जी, विपक्ष इस बहाने अपनी एकजुटता बनाए रखना चाहता है। उसे मालूम है कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, वो जीत जाएगा, लेकिन उसे इस बहाने एक नैरेटिव सेट करना है। और बार बार जो संविधान की रक्षा की बात करते हैं, तो वो इस अपने प्रत्याशी के जरिए भी दिखाना चाहते हैं कि उनका प्रत्याशी पहले भी संविधान की रक्षा के काम में लगा था और अब भी अगर जीतेगा तो रक्षा का ही काम करेगा। जैसा कि खुद बी सुदर्शन रेड्डी कहते हैं। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके लिए नया टास्क कैसा होगा अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो उन्होंने कहा, भाई मैं हाईकोर्ट के वकील के रूप में, हाईकोर्ट के जज के रूप में, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में मैंने अब तक संविधान की रक्षा ही की है, और आगे भी अगर मुझे इस प्रोफाइल में मौका मिला तो आगे भी संविधान की रक्षा ही करूँगा, और मुझे लगता है मैं कर लूँगा अगर मुझे मौका मिला तो ये सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये सिर्फ वैचारिक लड़ाई है। हमें मालूम है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन हम जो है वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ हैं, ताकि सरकार को समझ में आए कि उसको हर चीज़ में वाकओवर नहीं मिल जाएगा और उसकी गलत नीतियों का विरोध हम करते रहेंगे। हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, भले हमारे पास संख्या बल कम है, लेकिन हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो ये सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई है, अपनी एकजुटता की लड़ाई है। आपको कुछ दिनों पहले का मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से अपने को अलग कर लिया था, लेकिन इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने पहले ही समर्थन दे दिया है। यानी कि ये एकजुटता की जो बात है, संविधान की जो बात है, ये ऐसा हिट फार्मूला विपक्ष के लिए है कि उसके नाम पर सभी लोग एकत्र हो जाते हैं। हालांकि जो ये प्रत्याशी हैं इनके, ये कांग्रेस है। कांग्रेस की सरकार ने इनको जज बनाया था और आगे इनका वो हुआ था, तो इनकी मानसिकता तो कांग्रेस वाली ही है। जैसा कि सोशल मीडिया में और तमाम टीवी चैनलों पर चर्चा में ये बात आ रही है जी। लेकिन ठीक है, अच्छा तो यही होता कि अगर आपके पास संख्या बल नहीं है, बात सर्वानुमति की होती, तो जीतने वाला आपके प्रति थोड़ी सिंपैथी रखता जी। अब अगर उसके खिलाफ आप लड़ेंगे, उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, तो कुछ न कुछ तो उसके खिलाफ आप कहेंगे ही, और वो कहेंगे तो वो सुनेगा। तो अगर जीत गया तो उसके दिमाग में वो बात रहेगी। बिल्कुल ऐसे में परिस्थितियां खराब होती है, संबंध खराब होते हैं। यही धनखड़ के साथ हुआ। धनखड़ के खिलाफ लोगों ने प्रत्याशी खड़े किए थे जी। तो धनखड़, अब मैं ये तो नहीं कह सकते वो इस पक्षपात करते थे, लेकिन उन्होंने ये सही बात है कि सत्ता पक्ष के लिए हमेशा काम किया, इसमें तो राय नहीं है। तो विपक्ष को भी चाहिए था कि शायद यह वाकओवर दे के सीपी राधाकृष्णन को वो उनकी सिंपैथी गेन करते, लेकिन इसमें सफल रहे। खैर, ये नैरेटिव लड़ाई अपना लड़ते रहेंगे लोग, बाकी देखते हैं क्या होता है। पर्चा दाखिला कल होना है उनका, सुदर्शन रेड्डी का। अगर हो जाता है तो उसके बाद 25 तारीख को नाम वापसी का है। अगर वो भी पार कर जाता है तो 9 सितंबर को चुनाव होना है, उसके बाद डिक्लेयर हो जाएगा। पर अच्छा यही होता कि सब लोग सर्वसम्मत कर लेते। भाई अगर वोटों की संख्या
एक दो दाएं बाएं होती तो ये लड़ाई समझ में आती है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ठीक है, विपक्ष का अपना तरीका है, सत्ता पक्ष का अपना तरीका है, देखते हैं क्या होता है। एक छोटा प्रश्न और इसमें ये बनता है, आपको नहीं लगता कि एक राजनीतिक मजबूरी भी है इनकी कि ये अपना प्रत्याशी हम उतारे, मैसेज दें अपने वोटर्स को या अपने जो सहयोगी दल है? नहीं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये नैरेटिव की लड़ाई है। हाँ हाँ वो अपनी एकजुटता के लिए जी, अपने वोटरों के लिए, हाँ ये एक तरीके से मजबूरी थी कि एकजुटता दिखानी है, मैसेज देना चाहते हैं, मैसेज देना है। बिल्कुल हाँ, उनको मालूम है कि हमारी हार तय है। हाँ हाँ या कोई मिरेकल का इंतजार कर रहे हो, उनको लगता हो कि सत्ता पक्ष के कुछ सांसद जो है क्रॉस वोटिंग कर जाए, जो अब तक दिखा नहीं है, बल्कि टूट हमेशा शक्ति आ जाए और वो पलट दे। टूट हमेशा विपक्ष नहीं हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का राज्यसभा चुनाव देख लीजिए, महासभा के 4-5 विधायक टूट गए। यहाँ भी स्थिति ये है, यहाँ भी संभावना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिल्कुल बिल्कुल 4-5 सांसद कांग्रेस के ऐसे हैं जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, बिल्कुल, और कांग्रेस भी उनको उपेक्षित किए हुए है। तो ये तो तय लग रहा है कि वो लोग तो सरकार रोक नहीं पाएंगे। उसके अलावा विपक्ष के खेमे में सेंध पड़ी हुई है। बिल्कुल, वाईएसआर के सांसद जगन रेड्डी ने पहले ही कह दिया है कि हम इसको समर्थन करेंगे, और टीडीपी से उम्मीद थी, तो टीडीपी इसलिए नहीं करेगी कि वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना के रहे हैं, तो भी मुझे नहीं लगता कि दाएं बाएं जाएंगे। जदयू वाले पहले ही कह चुके नीतीश कुमार के हम समर्थन करेंगे, तो इधर तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही। बीजेपी का आलम यह है कि वक्त एक्ट के लिए जब वोटिंग की बात आई तो उसने कह दिया कि अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट दें, तो कहीं इस बार भी अंतरात्मा की आवाज पर वोट। बिल्कुल हाँ, एक फैक्टर और भी है कि जब इस चुनाव की घोषणा हुई तो ममता बनर्जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि हम टीएमसी की तरफ से प्रत्याशी खड़ा करेंगे। इस बार प्रत्याशी खड़ा नहीं हुआ है, तो हो सकता है वहां ममता चिड़ के कारण हो सकता है उसमें भी कुछ वॉकओवर कर दें। तो सत्ता पक्ष का सत्ता पक्ष की जीत, जैसे धनखड़ के चुनाव उन्होंने किया था, जबकि इतने विरोध वहां रहे राज्यपाल, इतने विरोध के बावजूद जो है उन्होंने जो है धनखड़ के खिलाफ वोट नहीं दिया। तो ऐसा कर जाना भी समर्थनीय है। तो मुझे तो यही लगता है कि टूट अगर होनी है तो विपक्ष के खेमे में ही होनी है जी। लेकिन ये चुनाव है, गुप्त वोटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कल को क्या होगा कोई नहीं जानता। खाली कयास लगाया जा सकता है, तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, परिस्थितियों को देख के उसका आकलन कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ। लेकिन आज की परिस्थिति में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत तय लग रही है। ओबीसी समाज के हैं, हालांकि विपक्ष ने जो प्रत्याशी दिया वो भी ओबीसी समाज का ही है, वो भी दक्षिण का है, ये भी दक्षिण के हैं। तो विपक्ष ने चाल तो बढ़िया चली है, लेकिन उसके पास नंबर गेन नहीं है, और नंबर नहीं है तो बिना नंबर के चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो देखिए, ये उपराष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो लग रहा है एक पक्षीय होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इस पर मोहर कोई नहीं लगा सकता। मोहर तो जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, यदि चुनाव होता है 25 तारीख के बाद जो भी स्थिति बनती है। देखने वाली बात यह है कि काफी सहयोग मिल रहे हैं, जैसे कि जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल में राज्यपाल थे, ममता बनर्जी वहां थी, तो उन्होंने एक तरह से वॉकओवर दिया। उसके बावजूद इसी तरह के ये महाराष्ट्र से आए हैं, यहां भी पूरी स्थिति बन सकती है कि उद्धव ठाकरे का कुछ हो सकता है, पॉजिटिव रुख दिखाई पड़े इस चुनाव में। शरद पवार भी कर सकते हैं, शरद पवार कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी। नहीं, हालांकि जी सत्ता पक्ष में भी विपक्ष वाले कुछ उम्मीद लगाए बैठे, हम वहां से लगाने, हम वहां से लगा। सोशल मीडिया में तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हवा बनाई और से नाराज हैं। तो अगर उनकी बात सही है तो कुछ खेल इधर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये चुनाव है, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता है तब तक किसी के बारे में अंतिम रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक आकलन के हिसाब से यही लग रहा है कि सत्ता पक्ष की जीत तय है, लेकिन तय तो जनता करेगी। जनता ने सारी सांसद करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के। अब वो 9 सितंबर को क्या करते हैं वो ईश्वर ही बता पाएगा, दूसरा कोई नहीं। तो हम लोग को भी इंतजार करना चाहिए उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या नतीजा होता है। इसके लिए अपनी ओर से कोई मोहर नहीं लगाई जा सकती। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप ऐसे ही अगले एपिसोड में फिर हमारे साथ एक चर्चा में शामिल हों। हम लोग एक नई जो भी ताजा चर्चा होगी उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबका राष्ट्रीय प्रस्तावना देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।